So this is lecture number 5 of alternating current, and in this lecture we are going to study about different circuits that will be used in alternating current. इस पार्ट में हम बेसिकली प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में बात करेंगे, प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में बात करेंगे और प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में बात करेंगे। पहले तो हम बात करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तीनों डिस्कशन का, जैसे प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव सर्किट का क्या मतलब है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सो ये देखिए, ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, सिर्फ रेजिस्टेंस है और हमने एसी सप्लाई किया है, एसी वोल्टेज सप्लाई किया है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट साइन ओमेगा टी हम तीनों में सप्लाई कर रहे हैं सेम वोल्टेज, और ये प्योर बेसिकली इंडक्टिव सर्किट है एंड दिस इज प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अच्छा, इसमें क्या याद रखना है, इसमें बेसिकली हमें क्या याद रखना होता है, फेज डिफरेंस। क्या याद रखना होता है, फेज डिफरेंस। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है ई का फेज यानी कि वोल्टेज का फेज, ई का फेज माइनस आई का फेज, ये फॉर्मूला होता है। हमेशा यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम फेज डिफरेंस निकालने का। तो देखिए क्या याद रखना है आपको, अगर आप प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जब आप किरचॉफ लॉ लगा करके यहाँ करंट निकालिएगा तो करंट का यहाँ पे फॉर्मूला आएगा आपको, जब आप किरचॉफ लॉ लगाइएगा वो आता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, फिर आप अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस निकालेंगे तो ई का फेज मतलब ओमेगा टी, फिर आई का फेज मतलब ओमेगा टी, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी यानी कि फेज डिफरेंस प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आ गया 0। इसका ये मतलब होगा कि जिधर ई होगा उधर ही आई होगा, यानी ई और आई साथ साथ। अच्छा, ये कब आया अभी हम देखेंगे इसका प्रूफ, हम सिर्फ देख रहे हैं कि कैसे क्या याद रखना है आपको। अगर हम प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में देखिए ई का तो फेज है ओमेगा टी, अगर आप यहाँ किरचॉफ लॉ लगा करके आई निकालते हैं तो वो आई आपके पास आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये आ जाएगा। अभी हम देखेंगे डेरिवेशन किरचॉफ लॉ लगा करके। फिर आप देखिए फेज डिफरेंस निकालना है तो ई का फेज मतलब ओमेगा टी माइनस आई का फेज मतलब ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये पूरा फेज है तो दैट विल बी ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ से देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करिएगा तो ओमेगा टी खत्म और ये आ जाएगा प्लस पाई बाई 2, तो आई आ गया प्लस पाई बाई 2। इसका ये मतलब है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो आपका ईएमएफ है, क्योंकि अगर पॉजिटिव आ रहा है यानी कि ई का फेज ज़्यादा है, ये वैल्यू पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि ये वैल्यू बड़ा है, तभी तो बड़े में से छोटे वैल्यू को माइनस करने पे पॉजिटिव आया। यानी कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में ई जो होता है वो आई से, करंट से पाई बाई 2 लीड करता है, तो इसका यही मतलब निकालेंगे। अगर आप लिख देते हैं ई लीड, बस आपको क्या याद रखना है, देखिए प्योर रेजिस्टिव सर्किट में तो दोनों साथ साथ, एक आपको याद रखना है ई लीड और एक आपको याद रखना है ई बैकवर्ड, बस यही 2 वर्ड याद रखना है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए जैसे ही आप ई लीड वर्ड लगाए तो लीड में एल आ रहा है और एल मतलब इंडक्टिव, यानी कि इंडक्टिव प्योर इंडक्टिव सर्किट में ईएमएफ जो होगा वो लीड करेगा करंट से, कितने से, पाई बाई 2 से। तो इसका सर्किट डायग्राम बेसिकली फेजर डायग्राम इसका कुछ ऐसा बनता है, ये करंट अगर है तो ईएमएफ पाई बाई 2 से लीड करेगा, तो ये इंडक्टिव सर्किट। सिमिलरली कैपेसिटिव सर्किट में क्या याद रखना है, देखिए कैपेसिटिव सर्किट में ई जो ईएमएफ है दैट इज ओमेगा टी, इसका फेज। फिर अगर आप यहाँ किरचॉफ लॉ लगा करके आई निकालिएगा तो वो आई आपके पास आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये आ जाएगा आई नॉट। सो अब आप देखिए ये वैल्यू जो है आया कब, जब आप किरचॉफ लॉ लगाएंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट में। फिर आप निकालिए फेज डिफरेंस, तो ई का फेज मतलब ओमेगा टी माइनस आई का फेज मतलब ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो इधर माइनस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा माइनस पाई बाई 2, तो ये आ गया फेज डिफरेंस।
तो माइनस, माइनस क्यों आया? क्योंकि ये वैल्यू बड़ा है, ये वैल्यू छोटा है, तभी तो माइनस आएगा। यानी कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में आई जो है वो लीड करेगा, ठीक है। तो यही ई बैकवर्ड मतलब ई जो है वो करंट से ई जो है, जैसे इसका अगर हम फेजर डायग्राम बनाएं तो ये अगर करंट होगा तो ई बैकवर्ड मतलब ई जो है वो π/2 से लैग करेगा, इसका यही मतलब है। तो ये तीन आपको याद होना चाहिए कि रेजिस्टिव सर्किट में दोनों साथ साथ, इंडक्टिव सर्किट में ईएमएफ लीड करेगा, डायग्राम देखिए फेजर डायग्राम, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में ईएमएफ लैग करेगा π/2 से, बस यही याद रखना। अब तीनों का डेरिवेशन देख देते हैं तुरंत से। सो अगर हम बात करते हैं कैपेसिटिव सर्किट की, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, तो ये देखिए कैपेसिटर है, यहाँ हमने ईएमएफ लगाया है। अगर आप यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाते हैं तो नेगेटिव से पहले तो आप कैपेसिटर के अक्रॉस जाइए, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जाइएगा तो आपको पता है पोटेंशियल ड्रॉप, आपको पता है कैपेसिटर के अक्रॉस Q = CV होता है, तो वोल्टेज निकालना है तो दैट इज Q/C। तो यहाँ से यहाँ जाइए तो पॉजिटिव से नेगेटिव में गए तो -Q/C, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव गए, कितना ईएमएफ E0 sin ωt, इसको इधर लेके आइए तो ये, और C को इधर लेके आइए तो ये आ जाएगा Q = C E0 sin ωt। फिर आप क्या कर दीजिए, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dQ/dt ये आ जाएगा d/dt C E0 sin ωt। अच्छा, अब आप देखिए dQ/dt करंट होता है और C E0 कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकाल लीजिए, फिर sin ωt का डिफ्रेंशिएशन cos ωt और ओमेगा बाहर चला जाएगा। फिर आप क्या करिए, इस E0 को तो ऐसे ही रहने दीजिए और C ओमेगा को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1/ωc, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ωc ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए, फिर आप देखिए 1/ωc आपको पता है XC के बराबर होता है, क्योंकि XC होता है 1/ωc, तो 1/ωc के जगह पे XC लिख सकते हैं, और E0/XC वो I0 के बराबर है, क्योंकि V = IR आप लिखिएगा तो V के जगह पे E0, I के जगह पे I0 और R क्योंकि कैपेसिटिव है तो XC, तो E0/XC वो I0 के बराबर हो गया, तो ये हो गया I = I0 cos ωt। फिर कॉस को हमें साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ईएमएफ जो है अगर फेज डिफरेंस निकालना है तो दोनों को सेम में लाना पड़ेगा, क्योंकि फेज डिफरेंस होता है ई का फेज माइनस आई का फेज, तो ई का फेज है साइन ओमेगा टी और आई का फेज है कॉस में, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये पूरा फेज यहाँ रखे ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, तो ये आपके पास बेसिकली फेज डिफरेंस आ गया -π/2। -π/2 का मतलब कि जो बेसिकली ईएमएफ है वो करंट से लैग करेगा 90 से, तो ये अगर आपके पास करंट है तो ईएमएफ 90 डिग्री से लैग करेगा। ई छोटा है, ई पीछे है, ई लैगिंग है, और इसका ये डायग्राम बनेगा। अगर हम ये डायग्राम बनाए साइनसॉइडल डायग्राम, तो अगर ईएमएफ की बात करते हैं तो ईएमएफ का साइन से है तो ऐसे ग्राफ बनेगा, ये है ईएमएफ का। आई का कॉस के है तो इसलिए ये ऊपर से ग्राफ बनेगा, तो ये आई का है। डन। नेक्स्ट देखिए प्योर इंडक्टिव सर्किट, हमने ईएमएफ अप्लाई किया E0 sin ωt। अगेन यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाइए, आपको पता है इंडक्टर के अक्रॉस जो ईएमएफ होता है वो होता है -LdI/dt, तो यहाँ लगाइए किरचॉफ लॉ। आप गए पॉजिटिव से नेगेटिव तो -LdI/dt, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस E0 sin ωt, जीरो हो गया, यहाँ फिजिक्स खत्म। फिर आप इसको क्या करिए, इधर लेकर आइए, तो LdI/dt = E0 sin ωt। आप क्या करिए, dt को इधर लेके आइए, L से डिवाइड कर दीजिए और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, तो di का इंटीग्रेशन I, E0/L कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ sin ωt dt, sin ωt का इंटीग्रेशन होगा -cos ωt डिवाइडेड बाय ओमेगा, तो यहाँ से देखिए I = E0/L और ये वैल्यू, तो यहाँ से I आ गया E0/ωL, इसको ऐसे लिख लीजिए -E0/ωL cos ωt। अच्छा, ओमेगा एल आपको पता है एक्सएल के बराबर होता है, क्योंकि एक्सएल होता है ओमेगा एल के बराबर। अच्छा, E0/XL वो I0 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया I = -I0 cos ωt। अच्छा, अगर हमें फेज डिफरेंस निकालना है तो E का फेज माइनस I का फेज, E का फेज है ओमेगा टी साइन के साथ में, तो I cos में, तो इसको पहले साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको लिखेंगे -I0 cos ओमेगा को टी को लिखेंगे साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा I = I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। फिर E का फेज मतलब ओमेगा टी,
आई का फेज मतलब ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो इसको इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से फेज डिफरेंस आ गया प्लस पाई बाई टू। प्लस पाई बाई टू मतलब ई बड़ा है, ई आगे है, ई लीड कर रहा है आई से, कितना, पाई बाई टू से। तो ई लीड कर रहा है आई से पाई बाई टू से। अगर आप ग्राफ बनाइए तो ईएमएफ देखिए साइन के साथ है, तो ईएमएफ साइन के साथ में, तो ये जो ग्राफ है ये ईएमएफ का ग्राफ है, और करंट जो है वो देखिए कॉस के साथ में और माइनस कॉस के साथ में, तो माइनस में, तो ये कॉस का ग्राफ है, तो ये आ जाएगा आपके पास करंट। नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट। देखिए हमने ईएमएफ अप्लाई किया, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगेन आपको क्या निकालना है, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस होता है ई का फेज माइनस आई का फेज। ई का फेज आपको ओमेगा टी गिवन है, आई पहले निकालिए फिर उसका फेज देखिए। आई निकालने के लिए इसमें आप किरचॉफ लॉ लगाइए, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी प्लस से माइनस आ रहे हैं तो माइनस आई आर, फिर माइनस से प्लस तो ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई आर को इधर लेके आइए तो आई आर इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आर को नीचे लेके आइए तो आई इक्वल टू ई नॉट अपन आर साइन ओमेगा टी। अच्छा, ई नॉट अपन आर ये आई नॉट के बराबर होता है क्योंकि वी इक्वल टू आई आर है ना, तो यहाँ से आई नॉट लिखाइएगा तो दैट विल बी ई नॉट अपॉन आर, तो आई नॉट इसके बराबर, तो ये हो गया आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। फिर आप फेज डिफरेंस निकालिए, फेज डिफरेंस ई का फेज यानी कि ओमेगा टी, आई का फेज ओमेगा टी, तो ओमेगा टी खत्म, फेज डिफरेंस जीरो, मतलब ई और आई दोनों साथ साथ, तो दोनों साथ साथ मतलब इसका भी साइन का ग्राफ, इसका भी साइन का ग्राफ, दोनों ओरिजिन से स्टार्ट होगा, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा जो बेसिकली उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बनता है, पर वो जो है वो क्वेश्चन में वो एज ए लैंग्वेज यूज होता है, तो ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपका अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ दिखे 220 वोल्ट, तो कुछ नहीं दिया है तो आप इसको आरएमएस वैल्यू मान के चलिएगा, तो ये आपके पास वी आरएमएस गिवन है क्योंकि वोल्ट में है, दैट इज 220 वोल्ट, तो वी आरएमएस। और आपको पता है वी आरएमएस और मैक्सिमम पीक वैल्यू में रिजल्ट क्या होता है रिलेशन, वी आरएमएस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट टू, तो वी आरएमएस गिवन है, यहाँ से आप पीक वोल्टेज निकाल सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुनिए, अगर मान लीजिए आपको इंडक्टर बना के ऐसे दे दे और इंडक्टर के ऊपर आपको लिख के दे दे 50 ओम, तो जैसे ही इंडक्टर के ऊपर 50 ओम लिख के दिया तो ये देखिए ओम जो है वो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, तो यानी कि आपको एक्सेल का वैल्यू गिवन है 50, याद रखिएगा। लेकिन अगर इंडक्टर के ऊपर आपको ऐसे लिख के दे दे 1 अपॉन पाई हेनरी, तो ये आपको इंडक्टर के एल का वैल्यू गिवन है 1 अपॉन पाई हेनरी, तो यहां से अगर आपको एक्सेल निकालना होगा तब आप यहां पे ओमेगा एल लगाइएगा और ओमेगा के जगह पे आप 2 पाई एफ रखिएगा। ये बात हुई, इंडक्टर के ऊपर 50 ओम लिख के दे दे तो एक्सेल का वैल्यू गिवन है, हेनरी के टर्म्स में दे दो तो एल का वैल्यू गिवन है, फिर आप ओमेगा एल लगा करके तब आप एक्सेल निकालिएगा, डन। सिमिलरली अगर आपके पास ये कैपेसिटर है और कैपेसिटर के ऊपर आपको लिख के दे दे 50 ओम, तो ये आपको एक्सी का वैल्यू गिवन है 50 ओम। लेकिन अगर आपको कैपेसिटर के ऊपर ऐसा लिख के दे दे 1 माइक्रोफैराड, तो ये आपको कैपेसिटर का वैल्यू गिवन है 1 माइक्रोफैराड। यहां से अगर आपको एक्सी निकालना है तो 1 अपॉन ओमेगा सी लगाइएगा और ओमेगा यानी कि 2 पाई एफ, डन। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, यहां देखिए अगर आप एक्सेल लिखते हैं तो एक्सेल होता है ओमेगा एल, तो ओमेगा को लिख दीजिए 2 पाई एफ इंटू एल। यहां से आप देखिए कि एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और ग्राफ अगर आप बनाइएगा एक्सेल में और फ्रीक्वेंसी में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी को डबल करिएगा तो इंडक्टिव रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ऐसा लैंग्वेज दिख गया, क्वेश्चन में आपको बोला कि एक इंडक्टर है और इस इंडक्टर को हमने डीसी सोर्स के साथ अटैच किया है, डीसी सोर्स के साथ अटैच किया। आपको पता है जैसे ही आपने डीसी सोर्स देखा तो आपको पता चल गया कि डीसी सोर्स में करंट कांस्टेंट होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी 0 हो गया। अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो गया तो इंडक्टर के लिए आप इंडक्टिव रेजिस्टेंस तो लेते हैं एक्सएल, दैट विल बी ओमेगा एल।
तो ओमेगा की जगह पे आप 2πf रख दीजिए, फ्रीक्वेंसी 0 है तो एक्सएल क्या हो जाएगा 0। तो ऐसा लैंग्वेज याद रखिएगा कि इंडक्टर डीसी सोर्स से अटैच हुआ तो फ्रीक्वेंसी 0 तो एक्सएल 0। डन। अच्छा, एक और लैंग्वेज कभी कभी क्वेश्चन में यूज होता है। मान लीजिए आपसे बोला कि फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ एसी एमीटर। क्या बोला, क्या बोला? फाइंड आउट रीडिंग ऑफ एसी एमीटर। पहले आप सुनिए, एमीटर जो है वो करंट को मेजर करता है, और जैसे ही आपने एसी वर्ड यूज किया, एसी वर्ड यूज किया मतलब ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है? हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। और आपको पता है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? एमीटर है तो ये IRMS रीड कर रहा है। सो अगर आपसे पूछा फाइंड आउट रीडिंग ऑफ एसी एमीटर तो इनडायरेक्टली आपसे IRMS का वैल्यू पूछ रहा है। डन कर लीजिएगा, क्योंकि एसी एमीटर क्या करता है, वो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है, और हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट हमेशा IRMS रीड करता है सर्किट में। अच्छा, मान लीजिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, अगर आपके पास रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ आप लगाते हैं। अगर बेसिकली एसी सर्किट से इसको ज्वाइन कर दिए तो यहाँ पे ओम्स लॉ लगाइएगा, V = IR। V के जगह पे लिखिएगा VRMS, I के जगह पे लिखिएगा IRMS, और ये आ गया रेजिस्टेंस। अच्छा, आपको पता है फिर अगर हम बेसिकली इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर में V = IR लगाइए, ठीक है। तो इंडक्टर में भी VRMS लेंगे, IRMS लेंगे, और इंडक्टर में रेजिस्टेंस की जगह आपको पता है एक्सएल लेते हैं तो ये लगा दीजिएगा। सिमिलरली कैपेसिटर में V = IR लगाइए, VRMS लेंगे, IRMS लेंगे, और R के जगह पे आप XC लीजिएगा। अच्छा, VRMS और IRMS का फॉर्मूला आपको पता है पीक वैल्यू के टर्म्स में V0/√2। IRMS का फॉर्मूला आपको पता है I0/√2। तो इसको अगर यहाँ डालिएगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 खत्म तो यह आ जाएगा V0 = I0 XL। इसको आप ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपके पास देखिए प्योर रेजिस्टिव सर्किट गिवन है, रेजिस्टेंस का वैल्यू है 22 ओम, और आपके पास जो एसी सप्लाई है दैट इज 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। कुछ नहीं बोला तो ये आप VRMS मान के चलिएगा, ठीक है। आपसे पूछा फाइंड आउट रीडिंग ऑफ एसी एमीटर, तो देखिए यहाँ एसी सर्किट में एमीटर लगा है, तो एसी एमीटर अभी अभी मैंने आपको बताया था ये हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है जो IRMS पूछता है, IRMS रीड करता है। तो आपके पास देखिए VRMS गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, IRMS पूछा है, तो आप ओम्स लॉ लगाइएगा, VRMS = IRMS R। आपको क्या निकालना है? IRMS, तो VRMS / R कर दीजिए, आपके पास IRMS आ जाएगा। एक बार IRMS आ गया तो आप पीक निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास प्योर इंडक्टिव सर्किट है और यहाँ पे इंडक्टर के ऊपर 1/π हेनरी है, तो इससे क्या मतलब निकाल सकते हैं कि हाँ आपको L का वैल्यू गिवन है 1/π हेनरी, ठीक है। अच्छा देखिए, आपके पास AC सोर्स गिवन है, EMF 100 sin 100πt, तो आपको पता है स्टैंडर्ड EMF का E = E0 sin ωt। यहाँ से देखिए E0 आ गया 100 और ओमेगा आ गया 100π, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, तो आपके पास E0 आ गया 100 और ओमेगा आ गया 100π। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा फाइंड रीडिंग ऑफ AC एमीटर। अगेन ये IRMS पूछ रहा है, और आपसे पूछा ऑल्सो राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ करंट। अब आप देखिए IRMS पूछा है, आपके पास E0 गिवन है, तो क्या आप यहाँ से VRMS निकाल सकते हैं क्या? आपको पता है VRMS = V0/√2। V0 गिवन है, VRMS पूछा है, तो √2 से डिवाइड कर दीजिएगा इसको। तो देखिए VRMS = IRMS XL लगाएंगे ओम्स लॉ, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट है, R रेजिस्टेंस के यहाँ पे XL। VRMS हो जाएगा V0/√2, और IRMS पूछा है, XL को लिख सकते हैं ω/L, ओमेगा के जगह पे 100π और L के जगह पे 1/π, और V0 आपके पास गिवन है 100, तो यहाँ से IRMS आ गया, IRMS आ गया 1/√2, और IRMS होता है I0/√2, तो यहाँ से I0 आ गया 1। तो आप क्या कर सकते हैं? करंट का इक्वेशन लिख सकते हैं, सिंस इंडक्टिव सर्किट है। अब आप याद करिए इंडक्टिव सर्किट में E लीड हम लिखते थे, E लीड का मतलब हाँ L मतलब इंडक्टिव, तो इंडक्टिव में वोल्टेज लीड करता है करंट से π/2 से। तो अगर आपके पास वोल्टेज का ये इक्वेशन है ω t, तो करंट को लैग करवाना है π/2 से,
तो क्या हम करंट का इक्वेशन लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई नॉट ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, क्योंकि लैग करवा दिए माइनस से। तो आई नॉट हम निकाल चुके हैं 1, ओमेगा पहले से गिवन है 100 पाई, तो यहाँ से आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्योर कैपेसिटिव सर्किट गिवन है, कैपेसिटर के ऊपर 1 माइक्रोफेराड है, यानी कि सी का वैल्यू गिवन है आपको 1 माइक्रोफेराड, और माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶, तो सी का वैल्यू गिवन है 1/1 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, और आपको सप्लाई गिवन है 200 वोल्ट और 100 रेडियन पर सेकेंड। तो 200 वोल्ट मतलब वी आर एम एस गिवन है, कुछ नहीं गिवन तो वी आर एम एस, और ये रेडियन पर सेकेंड यानी कि ये ओमेगा का वैल्यू आपको गिवन है। आपसे पूछा है फाइंड रीडिंग ऑफ एसी एमीटर, एसी एमीटर मतलब आपको आई आर एम एस का वैल्यू पूछा है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि आई का इक्वेशन भी बताइए। पहले तो आप एक चीज याद रखिए कि कैपेसिटिव प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में ई और आई में क्या रिलेशन होता है, कौन लीड करता है? हाँ, इंडक्टिव सर्किट में ईएमएफ लीड करता था, तो कैपेसिटिव सर्किट में ईएमएफ लैग करेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सर्किट फेजर डायग्राम बनता था कि ईएमएफ जो है वो करंट से π/2 से पीछे जाता था। अच्छा, आई आर एम एस निकालना है, ओम्स लॉ लगाइए, वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस, आर के जगह पे एक्सी लेंगे क्योंकि कैपेसिटिव रेजिस्टेंस है। तो वी आर एम एस आपको गिवन है 200, एक्सी को लिख सकते हैं 1/ओमेगा सी, ओमेगा आपको गिवन है 100, सी आपको गिवन है 1 इंटू 10⁻⁻6, तो यहाँ से आई आर एम एस आ जाएगा, ठीक है। फिर सिंस करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 बढ़ेगा, तो यहाँ पे वोल्टेज का इक्वेशन आप लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे वोल्टेज का इक्वेशन होगा V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, वी आर एम एस गिवन है तो वी नॉट निकाल सकते हैं आप, वी आर एम एस होता है वी नॉट अपन √2, तो यहाँ से वी नॉट आ जाएगा, और ओमेगा तो आपके पास 100 गिवन है, तो आप करंट का इक्वेशन V से लीड करवाइएगा π/2 से, तो करंट का इक्वेशन आप लिख लीजिएगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। आई आर एम एस आपके पास है तो यहाँ से आप आई नॉट निकाल लीजिएगा, और ओमेगा आपके पास गिवन है, तो करंट का इक्वेशन आ जाएगा।